इसको फ़ौरन रिकॉग्नाइज ना करें। मतलब आपके इम्यून सेल्स को ये ना लगे कि ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं ये कोई और चीज़ है, इनको फ़ौरन से जो है ना वो क्लियर कर दिया जाता है और कोई इम्यून रिएक्शन बॉडी के अंदर नहीं होता। अब SLE के अंदर क्या होता है बच्चों, SLE के अंदर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी की वजह से, इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से या कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से ये डेड या फिर एपोप्टोटिक सेल्स, इनकी एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर कन्वर्जन तो होती है, लेकिन इनकी जो ये क्लियरेंस होती है ना बाय फेगोसाइट्स कि ये इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ और फॉरन से इनको क्लियर कर दिया गया बाय फेगोसाइट्स, वो क्लियरेंस वाला पाथवे डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब जब वो क्लियरेंस वाला पाथवे डिफेक्टिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एंटीजेंस हो जाएंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज थे, इसके अंदर न्यूक्लियर कंपोनेंट भी तो होगा ना, DNA, RNA, हिस्टोन और दूसरी प्रोटीन्स वगैरह, वो सारी भी इसी के अंदर होंगी। ये न्यूक्लियर एंटीजेंस जो है ना ये क्लियर नहीं होंगे, आपके बॉडी के फेगोसाइट्स इसको क्लियर नहीं करेंगे, तो ये न्यूक्लियर एंटीजेंस क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। मतलब ये पहले आपकी बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन्स थी, DNA, RNA, हिस्टोन और बाकी सारी प्रोटीन्स आपकी बॉडी की नॉर्मल प्रोटीन्स थी, लेकिन अब क्या हुआ, डिफेक्टिव क्लियरेंस की वजह से आपके इम्यून सेल्स इनको एबनॉर्मल रिकॉग्नाइज करेंगे। एक तो इम्यून सिस्टम खुद भी डिसरेगुलेटेड हुआ है, साथ में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी है, HLA DR और HLA DQ रीजन्स, और इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं। उन सारे फैक्टर्स की वजह से अब ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं रही, आपकी बॉडी के लिए एंटीजेंस बन गए, और एंटीजेंस के नतीजे में आपकी बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बच्चों, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले आपकी बॉडी खुद को टॉलरेट कर रही थी, अब वो खुद को ही टॉलरेट नहीं कर पा रही। ठीक है, आपके इम्यून सेल्स अपने ही नॉर्मल सेल्स के खिलाफ या अपने ही नॉर्मल कंपोनेंट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे और उनको फ़ौरन कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे कि जैसे ये बाहर का कोई दुश्मन आपकी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई, क्योंकि ये इसका निचोड़ कह लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है SLE के अंदर, डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स। मुझे बताएं, समझ आइए इसमें हो क्या रहा है SLE के अंदर? जी बच्चों बताएं, जवाब दें, समझ आ रही है? मैम एक दफा रिपीट कर दें, ये न्यूक्लियर एंटीजन एक्सपोज वाली। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब भी किसी सेल की डेथ होती है ना, तो उसको ना आपकी बॉडी प्रोग्राम करती है उसकी डेथ को। ठीक है, अब उसकी डेथ को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि नॉर्मली आपका सेल इस तरह से नज़र आ रहा होता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलस होता है, DNA होता है, RNA होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, क्रोमेटिन, बहुत कुछ होता है ना उसको। तो जब उसकी सेल डेथ कराई जाती है तो उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं। और इन फ्रेगमेंट्स को आपके जो फेगोसाइट्स होते हैं ना, मैक्रोफेजेस वगैरह, वो फौरन से क्लियर कर देते हैं। क्यों क्लियर कर देते हैं? ताकि इनके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम कोई एक्शन ना ले सके। अब जब SLE होती है तो SLE में क्या होता है कि ये जो डेड या एपोप्टोटिक सेल है ना, वो कन्वर्ट तो हो जाता है एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर, लेकिन ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ की जो क्लियरेंस होती है ना, ये डिफेक्टिव होती है, दे आर नॉट बीइंग क्लियर्ड। जब वो क्लियर नहीं की जाएंगी आपकी बॉडी से, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को फ़ौरन कंसीडर कर लेगा, उनको एनिमी कंसीडर कर लेगा और उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा, खास तौर पर न्यूक्लियर एंटीजेंस के खिलाफ। मतलब जो न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं ना, DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन्स, इनके खिलाफ DNA एंटीबॉडीज़ और इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और बॉडी के अंदर लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस हो जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी अब खुद को टॉलरेट नहीं करेगी। ठीक है, उसको फ़ौरन कंसीडर करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ तक समझ आई है? अब आपको समझ आई है बच्चे? यस मैम। ठीक है, सो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा स्टेप 1 जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी का, और स्टेप 2 हमने पढ़ा डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स। अब हमारे पास स्टेप 3 आता है बच्चों ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन का। इसमें हमारे पास क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो न्यूक्लियर एंटीजेंस थे ना, वो यहाँ तक एक्सपोज हो गए थे। अब क्या होगा कि आपके जो B सेल्स होंगे और T सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, B सेल्स क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, B सेल्स का काम क्या होता है? B सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। ये मैंने आप लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी पढ़ाया था। सो B सेल्स यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो आपके न्यूक्लियर एंटीजेंस थे, जो आपके न्यूक्लियस के कंपोनेंट थे, DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन्स, उनके खिलाफ क्या बननी शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है,
एंटीबॉडीज़ ना टारगेट्स के ख़िलाफ़ बनती हैं और यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए है तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनेगी, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी एंटीबॉडीज़ बनेगी, न्यूक्लियर एंटीजेंस हैं उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनेगी और फिर ये इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि ये आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं। अब कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उसके ख़िलाफ़ एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन बनना एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियर कंपोनेंट्स होते हैं उसके ख़िलाफ़ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी या फिर इसको एना भी कहते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी। और हमारे पास एक न्यूक्लियर एंटीजन होता है जिसको कहते हैं स्मिथ न्यूक्लियर एंटीजन, इसके खिलाफ एंटी एसएम, ये स्मिथ के लिए एसएम है, एसएम एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने बस इसके अंदर क्या बात याद रखनी है कि नॉर्मली आपके अंदर क्या होता है कि एपोप्टोटिक बॉडीज़ की रैपिड क्लियरेंस हो जाती है, लेकिन एसएलई के अंदर ये क्लियरेंस फेल हो जाती है जिसकी वजह से न्यूक्लियर एंटीजेंस एक्सपोज हो जाते हैं। जब न्यूक्लियर एंटीजेंस एक्सपोज हो जाएंगे तो आपके इम्यून सेल्स उसको फ़ौरन कंसीडर करेंगे और उसके खिलाफ बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी या एना और एंटी एसएम एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये 3 एंटीबॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो गई, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंटीजेंस भी आ गए, हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी बन चुकी हैं। ये जो एंटीजेंस थे ये एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देंगे और जब ये बाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, इम्यून कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। जब ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी के इम्यून कम्प्लेक्सेस, ये कम्प्लेक्सेस बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं, या आपकी किडनीज़ के अंदर, आपके जॉइंट्स के अंदर, बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं। जब ये इम्यून कम्प्लेक्सेस आपके ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ कराएंगे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को बुलाएंगे, वो इन्फ्लेमेशन करा देंगे, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करा देंगे, ओवरऑल हमारे पास जो है ना ये टिश्यू इंजरी करा देंगे। और ये हमारे पास क्या होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी मैकेनिज्म होता है। अभी आप लोग इम्यूनो पढ़ के आए हो ब्लॉक 7 के अंदर, आप लोगों ने वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 3 के अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी होगी एसएलई की। सो एसएलई में बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी मैकेनिज्म हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है कि एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं आपस में, इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो कम्प्लेक्सेस जो है ना वो बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। इवेंचुअली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है और एट द एंड टिश्यूज़ की इंजरी हो जाती है। जिस भी टिश्यू या जिस भी ऑर्गन के अंदर वो डिपॉजिट होंगे वहाँ पर इंजरी कॉज करा देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना वो ब्लड सेल के जो एंटीजेंस होते हैं उसके खिलाफ भी काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो आपके जितने भी ब्लड सेल्स हैं ना, आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं, प्लेटलेट्स हैं, आपको पता है ना हर ब्लड सेल के ऊपर कुछ एंटीजेंस लगे हुए होते हैं। सो आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़, प्लेटलेट्स के खिलाफ जो है ना उनके एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। सो आपके जो आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स हैं ना वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास क्या हो जाता है, साइटोपिनिया हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट सबका काउंट डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, इन ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से ना ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। जो इम्यून कम्प्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं बच्चों, वो आपकी किडनीज़ के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, आपके सिरोजा में, आपके सीएनएस में, आपके ब्लड सेल्स में, आपके हार्ट में, बहुत जगह पर डिपॉजिट हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी समरी बता देती हूँ। समरी बताने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने फिर मुझे लाजमी बताना है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि एसएलई हमारे पास क्या होता है, एसएलई हमारे पास एक मल्टी सिस्टम, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ठीक है, एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स आपके न्यूक्लियर कंपोनेंट के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बनता है। वो इम्यून कम्प्लेक्स आपके डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होता है और फिर क्या होता है कि वो टिश्यू इंजरी करा देता है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी जिसमें HLA आ जाते हैं, ससेप्टेबल जीन्स आ जाती हैं और कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी आ जाती है और साथ में आ जाते हैं बच्चों इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे कि यूवी लाइट और इन्फेक्शन वगैरह। ये मैं आगे जाके आप लोगों को रिस्क फैक्टर्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम हो जाता है वो हो जाता है डिसरेगुलेट। इंक्रीज एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स होती है और एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स की जो होती है ना वो डिफेक्टिव क्लियरेंस होती है। ठीक है, जब उनकी क्लियरेंस डिफेक्टिव होगी तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी की लॉस ऑफ सेल टॉलरेंस हो जाएगी, बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जब बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑटो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराते हैं। जब ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी तो एंटीजन और एंटीबॉडी के कम्प्लेक्सेस बनेंगे। वो कम्प्लेक्सेस मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और मल्टी सिस्टम ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। मुझे बताएं यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है?
समझ आया बच्चों? बच्चों अब जवाब तो दे दो यार, क्या बात है, इंटरेस्ट नहीं है आप Yes, लोगों ma'am. का? समझ नहीं आ रही, कोई मसला है क्या? समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ थोड़े से हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मेन इम्यून एब्नॉर्मेलिटी क्या है? लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टारगेट क्या आ जाता है हमारे पास? जो न्यूक्लियर एंटीजन्स होते हैं ना, उनको टारगेट किया जा रहा होता है। मैकेनिज्म इसका क्या होता है बच्चों? इम्यून कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, जो एंटीजन एंटीबॉडी के कम्प्लेक्स बन रहे होते हैं वो टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं।